वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसमें एफआई का एग्रेसिवली हमें जो है बाइंग देखने को मिल रहा है। अब हम जानते ही है कि एफआई जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका आउटफ्लो हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है इंडिया से बाहर। लेकिन इस पेनी स्टॉक में जिसका प्राइस महज 29 रुपीज़ के आसपास है, इस स्टॉक में हमें इनफ्लो देखने को मिलता है एफआईएस का। अब एफआईएस अगर किसी स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं तो क्या ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है कि वो स्टॉक अच्छा या बुरा है? तो ऐसा नहीं है। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली हम एक पॉइंट इसमें पकड़ सकते हैं कि अगर एफआईएस इसमें बाइंग कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे इस स्टॉक में, इस पेनी स्टॉक में कुछ तो ऐसी बात होगी जो शायद एफआई को पता है और हम लोगों को शायद अभी तक उसका क्लू नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को हम एनालाइज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफआई इसमें अग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, दैट्स मीन हम जाके इन ब्लाइंडली इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर देंगे। अब किसी स्टॉक में से एफआई पूरी तरह निकल गए दैट्स मीन वो बुरा है, ऐसा नहीं है। आपको जाके फंडामेंटल्स पूरे चेक करने हैं तो ही डिसीजन लेना है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं ये बाय भी करते हैं, प्रॉफिट बनने पे एग्जिट भी करते हैं। कभी कभी ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनते हैं उस स्टॉक के लिए, ताकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट ले। तो जस्ट बिकॉज कि एफआई ने बाइंग कर लिया या सेलिंग कर लिया तो हम उसमें ब्लाइंडली नहीं जाते। और आज भी हम ऐसे ही करेंगे कि 29 रुपीज़ के पेनी स्टॉक में एफआई का एग्रेसिवली बाइंग करने के पीछे का इंटेंशन जानेंगे। अगर स्टॉक में कुछ दम है तो डेफिनेटली हम भी इस स्टॉक में बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो है ये एक तो पार्ट है चिरपाल ग्रुप का। चिरपाल ग्रुप जो है ये बेस्ड है अहमदाबाद में और एक अच्छा खासा रेनाउंड ग्रुप भी माना जाता है इन अहमदाबाद इंडस्ट्री। अब ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर पेनी स्टॉक, ये फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में हमें देखने को मिलता है, जिसमें डेनिम, डाइड, यान और प्रिंटेड, डाइड, प्रोसेस्ड फैब्रिक सभी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ ये जॉब वर्क बेस्ड भी काम करता है। तो कंपनी करती क्या है ये तो हमें समझ गया। अब एफआई ने बाइंग किया है तो कुछ स्ट्रेंथ तो कंपनी में होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले स्ट्रेंथ इस कंपनी का हमें देखने को मिलता है कि स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ। जो रेवेन्यू ग्रोथ है इसका ये स्टेबल देखने को मिलता है, जबकि कंपनी जो है कंसिस्टेंसी से ग्रोथ बता रही है, वो भी 5% की। अब आप सोचेंगे 5% सिर्फ पेनी स्टॉक है भाई, 5% से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी मुश्किल है। हम तो कहते हैं अगर पेनी स्टॉक 5% का भी ग्रोथ बता रहा है तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन हम मान सकते हैं कंसिस्टेंसी से। अब इसके अलावा मार्जिन इम्प्रूवमेंट, ये ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूवमेंट जो है ये हमें देखने को मिलता है, और वो भी हमें सजेस्टेड बेटर कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर के साथ साथ स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। उसके अलावा थर्ड, सर्टिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी। अब इनके पास जो है ISO सर्टिफिकेट है, OE कोड और TEX सर्टिफाइड हेल्प इन मार्केट पोजिशनिंग और स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट प्रीमियम क्लाइंट्स भी इनके अवेलेबल हैं। अब ये जो सर्टिफिकेशन है इनके बिना अगर आप टेक्सटाइल का बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आप उतने मार्केट में ट्रस्टवर्दी नहीं रहते हो, और एक्सपोर्ट्स के लिए आपको डेफिनेटली ये सर्टिफिकेशन कंपलसरी होते हैं। तो कंपनी यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट में प्रीमियम क्लाइंट्स हमें इनके देखने को मिलता है, और प्राइस और डिमांड दोनों भी सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है, और ओरिजिनल बायर्स यहाँ पे जो है बाय करते हैं इस कंपनी का फैब्रिक। रिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो अप टू 13% हमें FY25 में देखने को मिला, और Q1 FY26 में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वर्सेस लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में एक्सपेक्टेड हमें डेफिनेटली है। अब यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ गया कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ अच्छी है। अब इसके कुछ वीकनेसेस भी होंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी कंपनी के पास सिर्फ स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो हम वीकनेसेस और रिस्क कंपनी से बिलोंग्स देख लेते, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिफोर इन्वेस्टिंग एनी पेनी स्टॉक।
तो यहाँ पे वीकनेसेस या रिस्क में हम सबसे पहले देखेंगे तो हाई पी हमें देखने को मिलता है, अराउंड 28-29x से हमें ये पी हायर देखने को मिल रहा है। स्पेशली टेक्सटाइल बिजनेस की अगर हम बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव के साथ साथ ये साइक्लिंग जो है बिजनेस का, इसमें ये पी हमें हाई देखने को मिलता है। सेंसिटिविटी टू अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकती है इससे आने वाले समय में। आरओई हमें इसका लो देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये हमें 5 से 6% देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर सकती है। शेयर होल्डर का बेस वैसा है, लेकिन फिर भी रिटर्न ऑन इक्विटी हमें एक्सपेक्टेड रेंज से कम देखने को मिलता है। अब अगर हम डेप की बात करें, डेप या लिवरेज की बात करें, तो कंपनी पे डेप डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। इबिटा रेशियो हाई है, 3x से हाई देखने को मिल रहा है, और वो भी फाइनेंशियल रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। स्पेशली मार्जिन डिक्लाइन हो रही है और इंटरेस्ट रेट भी रेस होता हुआ देखने को मिलता है कंपनी का। क्वार्टरली वोलेटिलिटी की बात करें तो FY20 जो Q4 था FY25 का, वो 25% से ड्रॉप दिखा रहा है नेट प्रॉफिट में। और ओवर द ईयर हम इस चीज़ को सेल्स के साथ अगर देखें तो हमें पता ही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जैसे टैरिफ के गेम चल रहा है, उस वजह से हमें डेफिनेटली यहाँ पे क्वार्टर्स में डिक्लाइन फैब्रिक के या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के देखना लाजमी था। इसमें कोई नई बात या शॉकिंग बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्वार्टर डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला, ये भी रिस्क है। प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे आप तो प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे जो है 65 से 65.5% तक है रिसेंट पीरियड में, और ये 75-25 के रेशो से ठीक है, यानी 50% से ज़्यादा डेफिनेटली है। अब यहाँ पे लेस कॉन्फिडेंस प्रमोटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रमोटर का होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में FIS का होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग डिक्रीज होता हुआ देखने को डेफिनेटली मिलता है। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर का होल्डिंग कम है, दैट डजंट मीन कि प्रमोटर जो है ये अंडर कॉन्फिडेंस है या लेस कॉन्फिडेंस है। बिजनेस में जो है पैसों की ज़रूरत है, और पैसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए ऑब्वियस है इन्वेस्टर्स वो ढूंढेंगे, और इन्वेस्टर्स अगर उनको मिलेंगे तो वहाँ पे अपने स्टेक में से उनको स्टेक कम देना पड़ेगा। मिनिमम 50% का स्टेक प्रमोटर का होना चाहिए। यहाँ पे 65% तक का स्टेक है, तो हम इसको एक सिक्योर स्टेक डेफिनेटली बोल सकते हैं। मॉडरेस्ट सेल्स ग्रोथ ओवर लॉन्गर टर्म के लिए मॉडरेस्ट जो एक सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। अभी अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस हैं, ये न्यूज़ कोई ये कंफर्मेशन नहीं है, पर सोर्सेस के ज़रिए है कि ओवर पास्ट ईयर में जो ग्रोथ होगी आने वाले समय में, ये स्लो डाउन हो सकती है। एक पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में ये बात चल रही है कि पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने वाले समय में जो ग्रोथ है वो स्लोअर हो सकती है, और ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो पेनी स्टॉक्स है ये सबसे पहले अफेक्ट करते हैं। अब लास्ट रिस्क इसमें एक और देखने को मिलता है, नो और लो डिविडेंड यील्ड। यहाँ पे इस स्टॉक ने कोई भी डिविडेंड यील्ड दिया नहीं है, या ये कोई डिविडेंड देता नहीं है, तो डिविडेंड यील्ड देखने को हमें स्टॉक में नहीं मिलेगा। ऑब्वियस है कि अगर कंपनी के पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है कि वो डिविडेंड के रूप में दे सके, इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर सके प्रॉफिट बेस पे, तो वो देगा। लेकिन पेनी स्टॉक अपने सर्वाइवल के लिए ही लड़ते हैं, तो ऑब्वियस है जो स्टॉक 3 रुपये से आज 29 रुपीज़ तक आया है, वो स्टॉक एक स्टेबल ग्रोथ लेते हुए आया है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिविडेंड हम अभी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर में मे बी मिल जाए। अब यहाँ पे हमने वीकनेसेस भी देख लिए, स्ट्रेंथ भी देख ली। अब यहाँ पे हम आए हैं, रिसर्च करने आए हैं कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं, तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या इस स्टॉक में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके, या ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए FIS इस स्टॉक में एग्रेसिवली बाय कर रही है। तो चलिए हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में हम देखेंगे कि ग्रोइंग डिमांड है, सस्टेनेबल सर्टिफाइड फैब्रिक्स की ग्लोबली है, और जो ग्लोबली डिमांड है वो कंप्लीट करने के लिए OEKO और TX का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, जो कि इस कंपनी के पास है।
और इस वजह से हम एक एडवांटेज या एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बोल सकते हैं। फैब्रिक इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, पेनी स्टॉक्स के रेंज में भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस स्टॉक के पास जो है OEKO और TX का सर्टिफिकेशन है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में जो है ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी जो है इसका जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करता है, ऑपरेशनल कैपेसिटी इम्प्रूव करता है, यूटिलाइजेशन और कॉस्ट को रिड्यूस करता है, पावर, केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स में मार्जिन भी इम्प्रूव होती है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक्स एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जैसे कि हमने अभी देखा टेक्सटाइल एंड डेनिम जो एक्सपोर्ट्स हैं, इसमें बेनिफिट हमें ग्लोबल मार्केट में इसको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेनिम का डिमांड हमें जो है ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में हम इंडिया के बाहर डेनिम का डिमांड ज़्यादा देखते हैं। इंडियन कंपनी फेवरेबल ट्रेड टर्म्स के साथ में अगर ये चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ से जो रेंज में वो डेनिम खरीदते हैं उसको प्रोसेस करके या अनप्रोसेस्ड भी आप अगर रॉ मटेरियल्स में भी डेनिम का प्रोवाइड कर रहे हो, तो हिंदुस्तान के बाहर USA में या अदर कंट्रीज़ में प्रोसेस्ड डेनिम की एक एक जींस आपको डॉलर्स में बहुत कॉस्टली मिलती है, जबकि रॉ मटेरियल्स यहाँ पे जो है वो बहुत लोअर कॉस्ट में बेचते हैं। और इनको डिमांड सप्लाई करने के लिए जो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन हमें इसी स्टॉक के पास देखने को मिलता है। उसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सप्लाई चेन, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है, कुड बी रिड्यूस इन अ लीड टाइम एंड कॉस्ट, दे सीम्स टू बी अ फोकसिंग ऑन दिस। वो फोकस कर रहे हैं किस चीज़ पे? एक तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट पे और अपना लीडिंग टाइम और कॉस्ट को बचाने में। अब यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ दिखी, लेकिन कुछ थ्रेड भी तो होगा। अब ये थ्रेड की अगर हम बात कर ले तो एक तो इनपुट कॉस्ट जो है वो वोलेटाइल देखने को मिलती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, ये हम सब जानते हैं। और जो एक्सपोज्ड है रॉ मटेरियल का वो प्राइस में फ्लक्चुएशन भी है, जैसे यार्न, कॉटन, डाइज, इन सब में हमें ग्लोबल मार्केट में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और टेरिफ के बाद तो अब इस चीज़ों में और भी हमें फ्लक्चुएशन प्राइस में देखने को मिल सकता है। इस वजह से ये थ्रेड बना रहेगा हमेशा कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जैसे ही ये रॉ मटेरियल के प्राइजेस में चेंज आएंगे, वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा अनसर्टेनिटी, अब अनसर्टेनिटी क्या है? ट्रेड बैरियर्स जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि ट्रेड बैरियर्स, टेरिफ का जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत खतरनाक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वार पे वार चले आ रहे हैं। कोई सर्टेनिटी नहीं है, पता नहीं किस तरह की गवर्नमेंट बना ली है USA गवर्नमेंट ने। करेंसी का फ्लक्चुएशन होगा, तब भी करेंसी फ्लक्चुएशन में भी हमें इसका जो है थ्रेड एक फैब्रिक इंडस्ट्री पे या टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे देखने को मिलेगा। डिमांड का फ्लक्चुएशन होगा, उस हिसाब से भी देखने को मिलने वाला है। एक्सपोर्ट मार्केट पे स्पेशली इन चीज़ों का हमें जो है यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंपटीशन। ऑब्वियस है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपटीशन जो है पेनी स्टॉक्स के लिए टफ होते हैं, और स्पेशली फ्रॉम द कंट्रीज विद इन अ लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर विद द सब्सिडीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपटीशन ऑब्वियस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो दिग्गज हैं उनके कंपैरिजन में हम बहुत ही लोअर कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, तो उनको एक लोअर कॉस्ट और लेबर के साथ साथ एक बड़ा कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, जबकि हिंदुस्तान का लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है। स्टिल एक फाइन आर्टिस्ट के हिसाब से हम डेफिनेटली बोलेंगे कि यहाँ इनको इस कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और थ्रेड है कि डेब्ट सर्विंग रिस्क। इफ़ इंटरेस्ट रेट रेज, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हायर लेवरेज कुड बी रिजल्ट इन अ हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, अ स्क्वीजिंग इन अ नेट मार्जिन। अब अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हायर लिवरेज कॉस्ट रिजल्ट आएगा और हायर इंटरेस्ट कॉस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसके मिक्सचर में मार्जिन भी यहाँ पे मार खाते हुए देखने को मिलेगी। और मार्जिन अगर इफेक्ट होगी तो यहाँ पे डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी पे भी इफेक्ट आएगा।
अब हमने यहाँ तक तो देख लिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्टॉक कौन सा है। वो देखने से पहले हम एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे इस कंपनी का। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रमोटर का होल्डिंग है 69% का था, जो कि 65 एंड देन यहाँ पे अगस्त 2025 में 55% का देखने को मिल रहा है, विच इज़ ओके। एक सेफ साइड डेफिनेटली प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो एफआई का होल्डिंग 3% का था, 3.68, देन 3.44, 3.21, देन सडनली जून 25 में 10% का देखने को मिला और अगस्त 25 में 24% का एक मैसिव जंप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एफआई के होल्डिंग में। अब एफआई का होल्डिंग जो है 24% का, यानी जून 25 में ही ये जो है 10% का था और एक 3 मंथ्स में एक क्वार्टर में ही 24% यानी डबल से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है एफआई का। अब एफआई ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 24% तक का इन्वेस्टमेंट इस पेनी स्टॉक में किया है, तो इस पेनी स्टॉक में क्या अच्छी बात है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। आगे हम फाइनल वर्डिक्ट्स में भी देखेंगे। सबसे पहले तो ये स्टॉक अगर है कौन सा, तो ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक है विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड। विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड में जो है एफआई का मैसिव एग्रेसिवली जो बाइंग है ये हमें देखने को मिल रहा है और वो भी विद इन 1 क्वार्टर ये डबल का बाइंग, यानी 10% से एफआई ने डायरेक्ट हमें यहाँ पे 24% तक का मैसिव बाइंग किया है। और इस बाइंग के पीछे का रीज़न डेफिनेटली हम जानेंगे। आधा तो हम जान ही चुके हैं, अभी बचा हुआ फाइनल वर्डिक्ट्स भी जानेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 प्लस के जो है रिटर्न्स ये स्टॉक ऑलरेडी पेनी स्टॉक बनाकर दे चुका है। अब हम अगर फाइनल समरी देखें तो विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड जो है ये कंपनी मॉडरेटेड रिस्क मॉडरेटेड रिवॉर्ड कंपनी की तौर पे हम देख सकते हैं। यानी इस कंपनी में आप अगर रिस्क लेते हो तो हो सकता है आपको रिवॉर्ड भी मिले, क्योंकि एफआईएस ने जो की पॉइंट्स यहाँ पे पकड़े हैं वही की पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करें और इसके रिस्क और रिवॉर्ड के रेशो में चले तो डेफिनेटली आगे हम इसमें से भी रिवॉर्ड कमा सकते हैं, बशर्ते कोई लोन नहीं लेना है, किसी भी तरह की एफडी या कोई भी मॉर्गेज नहीं करना है। एक छोटा सा अमाउंट आप ऐसे स्टॉक्स में लगा सकते हो और उस अमाउंट के साथ में आगे ऐड ऑन करते हुए आगे इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हो। अगर फंडामेंटल्स की हम बात कर ले तो फंडामेंटल्स फेयर है, जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, सर्टिफिकेशन है कंपनी के पास, रिसेंट पॉजिटिव ट्रेंड में भी कंपनी है। पर वैल्यूएशन की अगर बात करें तो वैल्यूएशन रिलेटिवली रिच देखने को मिल रहा है। लिवरेज में थोड़ा सा कंसर्न है हमारा इस कंपनी से रिलेटेड। उसके अलावा जो सेंसिटिव एक्सटर्नल रिस्क है वो हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इट कुड बी अ इंटरेस्टिंग इफ वन बिलीव्स दैट, अगर आपको विश्वास है कि आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपके पास एक पेशेंसली लॉन्ग टर्म चलने का एक इरादा है तो डेफिनेटली ये आपको एक सही साबित हो सकता है। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपको कंसिडरेबल में रहनी है जो रिस्क बना के रख रही है लेकिन आपको विश्वास हो किन चीज़ों पे। एक तो टेक्सटाइल का डिमांड स्पेशली फॉर द डेनिम एंड सस्टेनेबल फैब्रिक का ये स्ट्रांगली ग्रोथ होगा। क्या होगा अगर हम इस पे सवाल करें तो यस, आने वाले समय में डेनिम और सस्टेनेबल फैब्रिक्स का डिमांड बढ़ेगा। कॉस्ट प्रेशर विल बी मैनेजेबल और द कंपनी कैन पास देम ऑन द कस्टमर्स। अब जो कॉस्ट का प्रेशर है जो कि टैरिफ की वजह से इम्प्लाइड हो जाएगा, क्या उसको मैनेज करने में कंपनी लाइबल है या फिर वो कस्टमर्स तक पहुंचाएगी और यहाँ पे जो है हमें कॉस्ट और डेनिम का बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा या फैब्रिक्स का बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इंडियन कंपनी है उसको इंडिया में सेल करने के लिए कोई खास कॉस्ट रेस होने की या बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में यानी वही तुम डेनिम अगर इंडिया के बाहर जाके खरीदोगे वहाँ पे कॉस्ट का डेफिनेटली हमें बढ़ता हुआ प्राइस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रमोटर का कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस शीट इंप्रूव होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रमोटर का कॉन्फिडेंस का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं लग रही, क्योंकि 65% से 55 हुए हैं प्रमोटर, लेकिन एफआईएस इमीडिएट वहाँ पे 24% यानी करीबन 12% से एफआईएस बढ़ चुके हैं, 12-13% से एफआईएस बढ़ चुका है। तो प्रमोटर को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन हाँ बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट हमें
हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं। उसके लिए हमें हर क्वार्टर में या एनुअली या हर 6 मंथ में कंपनी की बैलेंस शीट या उसके जितने भी फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उन सबको रिकॉल कर लेना चाहिए। तो ये रिस्क एक डेफिनेटली रहेगा। और एक्सपेक्टेड स्लो डाउन अगर होता है पूरा सेक्टर तो वहाँ पे भी रिस्क यहाँ पे बना रह सकता है। अब यहाँ पे जो ऑटराइट बाइंग एक्ट करंट प्राइस है वो हमें ठीक देखने को मिल रही है, यानी हम बोल सकते हैं कि अभी तो इस प्राइस पे इसको बाय किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास पेशेंस लेवल अच्छा हो। अब दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस. आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching, and if you have any question, please drop it on comment section. I'll answer each and every question there.